नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस लेक्चर की शुरुआत एक कहानी से करते हैं और कहानी है राष्ट्रपति भवन की। एक देश में ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो हैं अपने राष्ट्रपति भवन में आराम कर रहे होते हैं। कुछ चरमपंथी बंदूक लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और वहां कत्लेआम शुरू कर देते हैं। राष्ट्रपति के दोनों बेटों को एक एक करके मार दिया जाता है, फिर उनकी पत्नी को ढूंढ करके उनकी हत्या कर दी जाती है। राष्ट्रपति भवन में 20 से अधिक लोगों की शरेआम हत्या की जाती है और फिर अंत में राष्ट्रपति की भी हत्या कर दी जाती है। उस परिवार में कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं बचता है। उस परिवार में केवल 2 लोग बचते हैं, दोनों ही लड़कियां होती हैं और वह भी इसीलिए बच जाती है कि उस वक्त वह देश में राष्ट्रपति भवन में मौजूद अपने पिता के साथ नहीं होती है। उसी लड़की में से उन दोनों में से एक का नाम होता है शेख हसीना, जो कि आगे चलकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है और बांग्लादेश उनके साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। इस लेक्चर में हम यह बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, वह फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। 5वीं बार वो प्रधानमंत्री बनेगी। तो इनके प्रधानमंत्री रहते हुए इनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा रहा है? क्यों भारत के लिए पूरा बांग्लादेश तो महत्वपूर्ण है ही और बांग्लादेश के साथ साथ शेख हसीना भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इनकी पार्टी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी इस चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आती है? क्यों विपक्षी पार्टी यह कहती है कि बांग्लादेश को भारत के साथ ना जाकर के पाकिस्तान और चीन के साथ चलना चाहिए? हम इसमें यह भी देखेंगे कि चीन का प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों पर किस तरह से पड़ता जा रहा है और जिस तरह से बांग्लादेश भारत के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या मालदीव हो, भारत के साथ कदम ताल नहीं कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक देखिए, क्या शेख हसीना का आम चुनाव जीतना भारत के हित में है? यहीं से इसकी हम शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर का अंत भी हम इसी प्रश्न के साथ करेंगे कि शेख हसीना, जैसा मैंने कहा कि ये भारत में लंबे समय तक शरणार्थी बनकर भी रही थी। जब इनके पिता की हत्या की गई थी, इन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया। इन्होंने थैंक्स भी अभी किया है, वह ट्वीट में ही आपको मैं दिखाऊंगा। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना विंस 5th टर्म अमेड अपोजिशन बायकॉट। अब यहां पर 2 बातें हैं कि एक बात तो यह है कि शेख हसीना लंबे समय से प्रधानमंत्री बनी हुई हैं और 5वीं बार यह फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। वहां के इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा कर दी है। अब यहां पर एक शब्द पे और ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है अपोजिशन बायकॉट। तो जो विपक्ष की पार्टी है बांग्लादेश की, उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। अब इस चुनाव का क्यों बहिष्कार कर दिया गया और बांग्लादेश की राजनीति पर और साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू क्या हो सकते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उससे पहले प्रमुख बिंदु सबसे पहले आप देख लीजिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि आवामी लीग पार्टी से संबंधित है, ने 12वें आम चुनाव, यानी कि अभी जो है यह 12वां आम चुनाव हुआ है बांग्लादेश में, 12वें आम चुनाव में लगातार 4थी बार जीत हासिल की है। एक बार ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो प्रधानमंत्री के रूप में ये 5वीं बार प्रधानमंत्री रहेंगी। ये बात समझ गए? कुल जो है 300 संसदीय सीट हैं, जिसमें से 223 सीटों पर इनकी जीत हुई है। और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ये हैं और इनकी विपक्षी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि बीएनपी। इसने चुनाव का इस पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अब चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इनका यह मानना था कि जो वर्तमान सरकार है वह चुनाव में हस्तक्षेप कर सकती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी, ऐसा मानना था शेख हसीना के बारे में इनका। जिन्होंने कहा कि जो सरकार है उसे सबसे पहले आप भंग कर दीजिए और इस सरकार के भंग करने के बाद कोई कार्यकारी सरकार का गठन कर दीजिए और उस कार्यकारी सरकार के देखरेख में आम चुनाव होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और निष्पक्षता बनी रही, इलेक्शन कमीशन पर किसी तरह का दबाव ना हो। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। जाहिर सी बात है, यह बात अपने व्यवहारिक तौर पर बहुत सही तो नहीं लगता है। अब भारत का उदाहरण देकर के देखिए, अभी भारत में ही मार्च अप्रैल के महीने में आम चुनाव होने वाला है। तो अगर विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे कि इंडिया गठबंधन है, ये मांग करना शुरू कर दें कि जो बीजेपी सरकार में है, सबसे पहले यह
सरकार भंग कर दे, कोई कार्यकारी सरकार हो और उसके देखरेख में फिर चुनाव हो, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, अगर विपक्षी संगठन ऐसा कहती है। तो आपको लगता है ये बहुत व्यवहारिक हो पाएगा? इलेक्शन कमीशन की कोई आपत्ति इस पर होगी? तो ये सब चीजें बांग्लादेश में भी हुआ, बहुत व्यवहारिक चीजें नहीं हुई और इस वजह से विपक्षी पार्टी ने कहा कि फिर हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह भी एक वजह रहा कि शेख हसीना की पार्टी भारी बहुमत से इस चुनाव में, 12वें जो आम चुनाव हुआ है उसमें जीतती हुई नजर आई है। ठीक है, अब देखिए एक बात तो आप यहां समझ लीजिए कि चुनाव में भारी बहुमत से जीत तो हुई है शेख हसीना की पार्टी का, लेकिन बांग्लादेश के ओवरऑल मतदान के परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो यह निराशाजनक दिखता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है अपनी शुरुआत से ही एक लोकतांत्रिक देश रहा है। ठीक है, 1971 के बाद से अगर यहां से संघर्ष जब इसकी शुरुआत होती है, निर्माण होता है, उस पर हम बात करेंगे, उसके समय से ही यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। तो यह उम्मीद की जाती है लोकतंत्र में कि नागरिक जो है अधिक से अधिक भागीदारी ले चुनाव के समय। यदि नागरिक की भागीदारी अधिक चुनाव में नहीं होती है तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र बहुत परिपक्व नहीं माना जाता है। अब यहां पर अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2018 में जब यह चुनाव हुआ था तो मतदान वहां पर 80% के करीब हुआ था और बहुत अच्छा माना गया था। जो विदेशी कंट्री भी हैं, यूरोपियन कंट्री भी हैं, अमेरिकन लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा है बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए। लेकिन इसके साथ ही यह देखा गया कि हाल ही में 2024 में जो मतदान संपन्न हुआ उसमें जो है केवल 40% मत ही दिया गया लोगों के द्वारा। अब यह अपने आप में समस्या खड़ा करता है कि क्या बांग्लादेश के जो मतदाता हैं, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, वे लोकतंत्र की प्रक्रिया में बिलीव नहीं कर रहे हैं? क्या वे धीरे धीरे ऐसी सरकार की परिकल्पना कर रहे हैं जो कि तानाशाह के रूप में आए या सैन्य सरकार के रूप में आए? यदि ऐसा होता है तो आप जानते हैं भारत के बगल में ही म्यांमार है, वहां पर सैन्य शासन है, चीन से प्रभावित है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी भी चीन से प्रभावित मानी जाती है, पाकिस्तान से प्रभावित मानी जाती है। पाकिस्तान बगल में है, वहां जो सत्ता उथल पुथल चलता रहता है, तो भारत पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यहां से आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो वर्ष 1996 में पहली बार ये प्रधानमंत्री चुनी गई थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और 2009 से लगातार अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर यह विराजमान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश की जरा स्थिति देख लेते हैं कि ये चुनाव का क्या क्या स्थिति रहा था। अगर इस चुनाव में देखिए तो जातीय संसद, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट को हम लोग संसद भवन बोलते हैं, ठीक उसी तरह से हर देश में पार्लियामेंट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। इसका कार्यकाल ठीक 5 साल होता है, जैसे कि भारत का कार्यकाल, भारत में भी कार्यकाल जो है एक लोकसभा का देखेंगे तो 5 साल का होता है, ठीक ऐसा ही 5 साल का होता है। 350 जो है इस यहाँ पर सदस्य होते हैं और 300 पर चुनाव होता है। लेकिन अब ये 300 पर चुनाव क्यों होता है? क्योंकि 50 सीट जो है वहां पर वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। भारत के भी अगर आप पार्लियामेंट का स्थिति देखेंगे तो हाल ही में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पेश किया गया था, ताकि महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वह राजनीति में बढ़ सके। यह इसका उद्देश्य रहा था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए कि 8 राज्य, 64 शहर और 492 उपजिले हैं। 11.97 करोड़ कुल वोटर हैं, तकरीबन आप 12 करोड़ वोटर कह सकते हैं। ठीक है, और जो कुल उम्मीदवार हैं वह 1895 रहे थे और 44 पार्टियां जो है वह इलेक्शन में आई थी। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से याद दिला दूं, मुख्य विपक्षी पार्टी बाइकॉट चुनाव का की थी। मतदान के लिए वहां पर भी जो उम्र है 18 साल ही रखा गया है, जैसे कि भारत में है। तो यह एक स्थिति आप ओवरऑल जान लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि इलेक्शन का दिन था। ठीक है, इलेक्शन के दिन में वोटिंग करने जाती हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, और वो मीडिया में एक बहुत बड़ी बात कहती है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को थैंक्स कहा। ठीक है, ये तब कह रही है जब रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट कल रात में आया है। ठीक है, लेकिन ये उससे पहले ही कह रही है, 4 तारीख की बात है। तो यहां पर देखिए भारत की न्यूज एजेंसी है ANI, उसके हवाले से ये चीजें दिया गया है और इन्होंने ढाका में ये बात कहा है। इन हर मैसेज टू इंडिया, भारत को उन्होंने संदेश दिया। अब जरा देखिए कि क्या संदेश दिया गया है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेज, यू आर मोस्ट वेलकम, वी आर वेरी लकी, India is our trusted friend during our liberation war. They supported us after 1975 when we lost our whole family. They gave us shelter. So our best wishes to people of India.
अब यहां पर समझ लीजिए कितनी बड़ी बात इन्होंने भारत को लेकर के कहा था। इनके इसी बयान को देखें तो आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रति इनका प्यार क्या रहा था। इन्होंने कहा कि 1975 में जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया, जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में ही बताई, तो इन्होंने कहा कि उसके बाद भारत में ही हम शरणार्थी बन के आए थे। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग भारत में उस वक्त बांग्लादेश के लोग शरणार्थी बन के आए थे और भारत ने सबको जगह दिया था। बड़ी बात यह है, देखिए विदेश नीति जो है वह दीर्घकालिक रूप से सोचा जाता है, इसलिए बांग्लादेश के साथ जो रिश्ता भारत का है वह बेहद मजबूत माना जाता है और शेख हसीना जी के साथ तो और भी ज्यादा मजबूती इसको मिल जाती है। तो इस मैसेज से आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रति उनका क्या प्यार रहा होगा। अब यहां पर देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश का आपसी हित क्या रहा है, यानी कि भारत के लिए बांग्लादेश क्यों जरूरी है और बांग्लादेश के लिए भारत क्यों जरूरी है, दोनों में क्या ऐसा है, पूरक दोनों एक दूसरे के कैसे हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भारत लगातार चाह रहा है कि वह कम हो जाए ताकि बाजार में रुपये की साख जो है, क्रेडिट जो है वह बेहतर हो सके। इसको लेकर के भारत विभिन्न देशों के साथ यह चाह रहा है कि आप जो कारोबार कीजिए वह अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपये में उसका आप कारोबार को अंजाम दीजिए। इसके लिए बांग्लादेश के साथ जो है एक समझौता हुआ था, बांग्लादेश इसके लिए राजी हो गया था। जुलाई 2023 में बांग्लादेश और भारत ने रुपये में व्यापारिक लेन देन की शुरुआत की थी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है वह कम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को इससे मजबूती मिलेगी। ठीक है, और भारतीय महाद्वीप में भारत का जो स्थान है, आर्थिक रूप से भारत एक लीडर के रूप में उभर पाएगा और भारतीय रुपया जो है उसका वैश्विक महत्व भी काफी बढ़ता हुआ जाएगा और बाकी देश भी फिर प्रेरित होंगे कि चलो भारतीय रुपया में व्यापार में लेन देन करें। ठीक है, भारत द्वारा पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाले सबसे लंबी स्थलीय सीमा के चलते बांग्लादेश का विशेष महत्व रहा है। अब बांग्लादेश का यहाँ मैप देखिए भारत का, देखिए बांग्लादेश जो है ना वह पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जब 1947 में बंटवारा हुआ, भारत आजाद हुआ, उसके साथ ही एक नव राष्ट्र का निर्माण होता है और वह राष्ट्र होता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो एक तरफ पश्चिमी हिस्सा तो है ही, उसके अलावा देखेंगे तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता रहा। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा ही था, लेकिन यहां पर चूंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो सांस्कृतिक रूप से दोनों ही बेहद अलग थलग पड़ते थे। यहां पर बंगाली भाषा बोली जाती थी, कल्चर बंगाल का था, खान पान रहन सहन सब इस तरह का। और पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वह पंजाब से प्रभावित अधिक था। ठीक है, पंजाबी कल्चर वहां पर ज्यादा देखा जाता था। तो दोनों जगह पर असमानताएं थी। ऊपर से सरकार जो था वह पश्चिमी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से चलता था। यहां पर शासन प्रशासन सही से नहीं हो पाता था। इस वजह से समस्याएं लगातार बढ़ती चली गई। इस पर और मैं विस्तार से थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, आपने बहुत सारी चीजें इस पर पढ़ा भी होगा। देखिए अब बांग्लादेश की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत का मैप आप देखिए और नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, 7 सिस्टर्स इधर है नॉर्थ ईस्ट में हमारा। ठीक है, और अगर एक और प्लस जोड़ देंगे तो सिक्किम भी यहां पर 8वां आ जाएगा। तो बांग्लादेश इस लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। जैसे कि देखिए वेस्ट बंगाल के साथ आप यहां से देखेंगे सीमा साझा ये करता है, फिर यहां पर असम के साथ थोड़ा सा, फिर यहां पर मेघालय के साथ थोड़ा सा आप देखेंगे यहां तक, फिर उसके बाद त्रिपुरा के साथ भी आप देखेंगे। ठीक है, और बांग्लादेश का सीमा फिर आगे चल के मिजोरम के साथ भी जुड़ जाता है। इस लिहाज से बांग्लादेश हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता चला जाता है। ठीक है, और इसी लिहाज से चूंकि यह स्थलीय सीमा आप देखेंगे बांग्लादेश बीच में है, चारों तरफ से भारत से यह घिरा हुआ है। अगर आप देखें तो इस तरह से ये सारे राज्य हैं जो कनेक्टिविटी के लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहां पर देखिए चिकन नेक की बात की जाती है जगह पे। ठीक है, और यहां पर कनेक्टिविटी के लिए अगर हम यहां से रास्ता ले लें, बांग्लादेश से रास्ता लें, तो हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सकते हैं, मिजोरम पहुंच सकते हैं, त्रिपुरा पहुंच सकते हैं। तो भारत पूर्वोत्तर तक पहुंच जाए, भारत का शेष भारत, इसके लिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ परियोजनाएं भी इसको लेकर के चलाई गई है, उस पर अगर हम बात करें तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन चलाया था जो कि सिलीगुड़ी से चल करके, यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत में बंगाल में एक जगह है ना सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी से चल के और पार्वतीपुर जो जगह पड़ता है वो बांग्लादेश में पड़ता है। यहां पर ये मैत्री पाइपलाइन जो है इसी रूट पर डाला गया था और इसकी शुरुआत जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। यह आप पूरा यहां पर भारत सरकार का जो उद्घोषणा है इसको आप देख सकते हैं। और यह भी तब
हुआ था जब शेख हसीना ही प्रधानमंत्री थी। तो यह अपने आप में एक जटिल प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों ने सूझबूझ दिखाते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही देश, क्योंकि देखिए ये दोनों ही देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं और कई जो क्षेत्रीय मंच हैं या अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं दोनों एक साथ साझा करते हैं। जैसे शार्क में दोनों हैं, जैसे कि बिम्स्टेक में दोनों हैं, उसके बाद हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में भी दोनों हैं। तो क्षेत्रीय जो मुद्दा हो सकता है वहां पर दोनों अपने अपने हित को रखते हैं और जो भी मतभेद का मुद्दा होता है या सहयोग का मुद्दा होता है उस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। पर्यटन मंत्रालय की भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के आधार पर एक रिपोर्ट दिया गया कि वर्ष 2021 में भारत के पर्यटन व्यवसाय में योगदान देने वाला बांग्लादेश क्या है, दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है। इस लिहाज से भी देखेंगे पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर व्यापार की बहुत ज्यादा संभावना बनी हुई है भारत के लिहाज से करें, और यही बात ठीक देखेंगे आप तो बांग्लादेश के लिहाज से आपको दिखेगा। एक मुद्दा तो अभी आपने हाल ही में सुन रखा होगा, जो मालदीव का मुद्दा है और लक्षद्वीप का मुद्दा है। तो लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री अभी गए थे और यह पर्यटन को बढ़ावा देने का ही एक जरिया कहीं कहीं था और इसको लेकर के दोनों देशों में तकरार छिड़ गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि पर्यटन एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है किसी देश के इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। अब चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन का प्रभाव जो है, चीन विभिन्न देशों को अपने चंगुल में फंसाता हुआ नजर आता है। जैसे कि पाकिस्तान को देखेंगे, कर्ज के जाल में वो फंसा रहा है। जैसे कि आप श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका की आप देखेंगे दिवालिया हो गया था श्रीलंका। ऐसे ही कई सारे अफ्रीकन देश हैं जहां पर वो काफी ज्यादा पैसा देता है कम ब्याज पे और फिर धीरे धीरे से उसे अपने चंगुल में ले लेता है। तो भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि पड़ोसी देश जो है वह चीन के पाले में ना चला जाए, नहीं तो क्षेत्रीय संतुलन भारत नहीं बना पाएगा। बांग्लादेश के परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बंगबंधु संचार उपग्रह सहित 25 से अधिक ऊर्जा परियोजनाओं में चीन जो है फंडिंग करता है। तो यह भारत के लिए यहां पर नजर देना जरूरी है। मुख्य विपक्षी दल जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जैसा कि मैंने पहले चर्चा कहा कि इसने बाइकआउट किया था इलेक्शन से इस पार्टी ने। इसके नेता है रूहुल कबीर रिजवी। तो इनका कहना है कि भारत जो समर्थन बांग्लादेश को करता है, दरअसल वो बांग्लादेश को समर्थन नहीं करता है, वह एक पार्टी को करता है जो कि शेख हसीना की पार्टी है। तो इसका कहना है कि भारत को चाहिए कि वो एक पार्टी को समर्थन ना करे, वह बांग्लादेश को समर्थन करे, बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करे, ताकि वहां पर रिश्ते दोनों के बीच जो है वो अच्छा हो सके। लेकिन उनका कहना है कि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। जो भारत के पॉलिसी मेकर हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं देखना चाहते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ा आरोप है भारत के ऊपर। इसीलिए मैंने कहा कि ये इनका तो यहां तक कहना था विपक्षी दल का कि बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत के साथ संबंध बेहतर ना करके वो पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध बेहतर करे, वह उसके लिए हित में होगा। और यहां पर आप बयान देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र के ही हित में नहीं है। तो एक बड़ी बात है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, उस परियोजना का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि BRI। इसके बारे में आप लगातार ही पढ़ते रहे होंगे। तो इस परियोजना के तहत ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर में चीन का नेटवर्क फैल जाए, यूरोप तक पहुंच जाए, अफ्रीका तक पहुंचे, ताकि जो है व्यापार बढ़िया से चीन कर सके। ठीक है, लेकिन भारत आप जानते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि CPEC जो है वो यहीं से भारत का जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है POK वाला, वहां से एक रूट निकलता है। इसीलिए भारत जो है इस परियोजना के विरोध में है। लेकिन एक बात समझिए कि बांग्लादेश जो है इस परियोजना में शामिल है। तो बांग्लादेश इस परियोजना में शामिल है तो जाहिर सी बात है चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां हुआ है। तो भारत के लिए एक कह सकते हैं कि यह चिंता का विषय तो नहीं, लेकिन हाँ गंभीर मुद्दा जरूर है कि भारत इस बात को सोचे, नजर बनाए रखे कि बांग्लादेश कहीं ऐसा ना हो कि चीन के पाले में चला जाए। अब भारत के प्रति अन्य पड़ोसी देशों का दायित्व तो देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले गुजराल सिद्धांत की बात करते हैं। देवगौड़ा सरकार में गुजराल सिद्धांत की बात की गई थी। तो गुजराल सिद्धांत के तहत कहा यह गया था कि भारत उदारवादी रवैया अपनाए। उदारवादी रवैया किसके प्रति? अपने सभी पड़ोसी देशों के प्रति उदारवादी बने और बड़े भाई की भूमिका में आए, बाकी देशों को फंडिंग वगैरह देते रहे, उनका मदद करे और जहां भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, उनको अगर वो किसी भी तरह के से समस्या में है तो उसको उबारे। गुजराल सिद्धांत यह बात करता है। अब इस लिहाज से अगर देखेंगे इस सिद्धांत को लेकर के, तो भारत ने अपनी यह भूमिका निभाई भी है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की अगर स्थिति देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने जितना प्यार दिया है अपने पड़ोसी देशों को उतना रिटर्न में नहीं मिला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए भारत लगातार पाकिस्तान के साथ जो है
आजादी के बाद ही जूझता रहा है सीमा पार आतंकवाद से, जबकि भारत लगातार कभी पाकिस्तान पे अगर संकट आया है तो भारत ने उसकी मदद की है। यही अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। यही हाल नेपाल में है, लेकिन नेपाल में आप जानते हैं कि भारत का बहुत बड़ा निवेश है। इसके बावजूद देखेंगे हाल ही में नेपाल जो है वह चीन के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। यही घटना भूटान के साथ आपको देखने को मिलेगा, यही म्यांमार के साथ देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में आपने सुना होगा। 99 साल के लिए श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर दे दिया, और जो उसकी आर्थिक तबाही का एक बड़ा कारण भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप मालदीव की स्थिति देख ही रहे हैं। मालदीव जो है, अभी जो मालदीव के शासक हैं पूरी तरह समझ लीजिए चीन के समर्थक में उतर पड़े हैं, और भारत के साथ जो है संबंध लगातार मालदीव का बिगड़ता चला जा रहा है। तो यह उम्मीद की जाती है, यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने वफादारी दिखाई है, बांग्लादेश को भारत ने निवेश किया, बांग्लादेश को भारत ने उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिस तरह से 4 दिसंबर को इलेक्शन से पहले बयान दी कि भारत की दोस्ती को लेकर के, यही बात की जाती है कि बाकी देशों को भी भारत के साथ बढ़िया रिश्ता करना चाहिए, और भारत को भी चाहिए कि इतना मौका दे, इतने अवसर दे कि हमारे संबंध बाकी देशों के साथ बेहतर हो सके। चलिए, यह मामला हो गया। अब आखिरी में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि बांग्लादेश के निर्माण की कहानी मैंने आपको सुनाया था, थोड़ा सा राष्ट्रपति के हत्याकांड की भी बातें कही थी। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश जो है, जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान का एक हिस्सा था, तो पाकिस्तान से कैसे कट करके यहां से बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया, उसकी बात समझ लीजिए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, और ये शेख हसीना के पिताजी थे। इन्हीं की हत्या की गई थी, जो मैंने कहानी आपको बताया था। इनकी अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू होता है। वजह क्या है आप समझ ही रहे होंगे। मैंने पहले भी बताया है कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, जो आज की बांग्लादेश है, वहां पर शासन प्रशासन चलाया जाता था और यहां पर निवेश कम किया जाता था। वैसे तो पाकिस्तान का पूरा माली हालत ही खराब था, लेकिन फिर भी कम ध्यान दिया जाता था, सही व्यवस्था नहीं था, भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त था, और पाकिस्तानी सेना यहां पर अत्याचार बहुत करती थी। दूसरी बात था कि यहां पर शासन चलाना भी मुश्किल होता पाकिस्तान के लिए। देखिए, अब इस्लामाबाद से यहां पर शासन चलाना है, तो जाहिर सी बात है इतनी दूरी है, तो दोनों जगह से कैसे चलाए शासन, और बीच में भारत है। ठीक है, तो यह एक समस्या निश्चित तौर पर बना हुआ था। इसको लेकर के बांग्लादेश के जो जनता थे उसमें असंतोष पाकिस्तान की सरकार के लिए बनता जा रहा था, और यही चीज देखा शेख मुजीबुर रहमान ने। उन्होंने बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए स्वाधीनता आंदोलन शुरू कर दिया था। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। उस समय बांग्लादेश में संघर्ष शुरू होने के चलते 10 लाख से अधिक लोग जो थे वह बांग्लादेश उनको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि गृह युद्ध की समस्या हो गई थी, और उसके वजह से वो शरणार्थी बन गए थे, और भारत ने आगे बढ़ते हुए उनको अपने यहाँ शरण दिया। फिर उसके बाद भारत को बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश के जो आप कह सकते हैं स्वाधीनता संग्राम में जुड़े हुए लोग थे, उनसे अनुरोध किया भारतीय सेना से, भारतीय सरकार से, कि आप इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए, आप इसमें शामिल हो जाइए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और भारत जो है उसके अनुरोध पर इस युद्ध में शामिल हो जाता है, उस समस्या में दखल देता है। उसके बाद शुरू होता है वर्ष 1971 का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध, जिसे भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार होती है, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारता है। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का उसी समय गठन होता है। यह सेना जो है एक तरह से मुक्ति वाहिनी सेना, इसका पूरा उद्देश्य था कि बांग्लादेश को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। यह भारतीय सेना की मदद किया करती थी। इसमें छात्र ज्यादा थे, बुद्धिजीवी इसमें शामिल थे, और गुरिल्ला युद्ध के द्वारा या गुप्तचर सूचनाएं देकर के भारतीय सेना का ये लोग मदद किया करते थे, और भारतीय सेना जो है वह पाकिस्तान की सेना से आमना सामना करती थी। पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तकरीबन 93,000 पाकिस्तान के सैनिक ने हथियार डाल दिए। यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे शर्मिंदगी वाली घटना मानी जाती है, और भारत के इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास में सबसे अधिक बहादुरी की घटना यही मानी जाती है। इसके साथ ही इबादत लिख दी गई कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। भारत ने पहले ही 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया था। यहीं से
भारत और बांग्लादेश की दोस्ती शुरू होती है और यहीं से तकरार बढ़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पूरा मुद्दा ये था। अब इस पर बहुत सारे, अभी प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना जी फिर से 5वीं बार, तो बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, इस पर बहुत सारी बातें की जाएगी। इस खबर पर आप अपनी नज़र बनाए रखिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इस पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न भी है और प्रश्न जो है उसका जवाब मैं नहीं देता हूं, चूंकि मुझे पूरा विश्वास होता है कि आप लोग उसका जवाब देते हैं और मैं देखता भी हूं आप लोग बखूबी उसका जवाब देते हैं। बल्कि मैं तो कई लोगों को ये देखता हूं कि जो कोई स्टेटमेंट गलत होता है तो वह गलत क्यों है इसकी भी व्याख्या करते हैं। जाहिर सी बात है, अपनी तैयारी को मापने का, सही दिशा और दशा देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर प्रीलिम्स की तैयारी करें तो कोई स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा अभी तक आप करते आए हैं वैसा भी इस लेक्चर में कीजिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठहर करके प्रश्न को समझना है। ये जो पूरी कहानी सुनाया हूं ना आपको, इसी से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए यहां पर मूल्यांकन लगे हाथ आप कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। यह पूछा गया है 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इसकी चर्चा हमने की है। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के समर्थन संगठन से थे। आपको देखना है गुजरात सिद्धांत पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने से संबंधित है। 4 विकल्प दिया गया है, 3 स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा सही है पूछा गया है, उसके आधार पे चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प सही होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सही जवाब ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत और बांग्लादेश के संबंध पे आपके क्या विचार हैं? शेख हसीना अभी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से विजयी हुई हैं, चुन के आई हैं, तो भारत के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह रिश्ता और भी मजबूत होगा? और वहां की विपक्षी पार्टी लगातार यह कहती रही है कि हम चीन के साथ कदमताल करते हैं, तो भारत के लिए यह चिंताजनक बात है या नहीं है? इन सभी मुद्दे पर आपका क्या विचार है? 2 मिनट का वक्त लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने विचार दीजिए। मैं आप लोगों के विचार पढ़ते भी रहता हूं और आप लोग काफी परिपक्व अंदाज में चीजें लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।